धरती अरबों सालों पहले वजूद में आई हमारी धरती अतीत में कई बड़े बदलावों को खुद के सीने पर झेलती हुई आई है। आज के जटिल जीवन के अपनी गोद में फलने फूलने का जो इंतजार धरती ने बड़े सब्र के साथ किया है, उसकी कहानी करोड़ों सालों से भी पुरानी है। लेकिन आज हम उस कहानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जानेंगे धरती में हो रहे उन बदलावों को जो रोज इसके अंदर और बाहर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से हो रहे हैं, ताकि इसकी गोद में पलने वाली जिंदगियों को वो सब मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत है, और जिनकी कड़ियां जोड़ने पर हमें पता लगता है कि धरती कैसे पूरी प्लानिंग के साथ हमारे लिए सब तय करती है। आइए मेरे साथ एक सफर पर, जहां हर रोज एक आइलैंड जितनी जमीन पैदा हो रही है, जहां धरती से जमीन के टुकड़े हवा में बहकर पूरे समुद्र को लांघकर दूसरे किनारों पर बिखरते हैं, जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बर्फ, पानी और चट्टानों के अंदर कुदरत चमत्कार कर रही है। ये वो कहानी है जिसने अतीत में पनपी सभ्यताओं को भोजन दिया और जिसने लावे से भरी धरती पर जमीन पैदा की। हम अपनी निजी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि अपने आसपास आए बदलावों पर शायद ही कभी गौर करते हैं। लेकिन चाहे हम गौर करें या ना करें, लेकिन धरती खुद को तेजी से बदल रही है। जी हाँ, भले ही ये बदलाव आप अपनी आंखों से न देख पाएं, लेकिन ये बड़े स्तर पर हर रोज, हर घंटे, बल्कि हर मिनट लगातार हो रहे हैं, बिना रुके। यहां तक कि जिसे हम कभी ना बदलने वाला समझते हैं, वो भी हर रोज बदल रहा है, जैसे कि हमारे पांवों के नीचे की जमीन। धरती खुद को लगातार एक बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही है, जिसका हर कदम मानवता का भविष्य तय करेगा। आइए अपने सफर की शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी से। इटली के वेस्ट कोस्ट में मौजूद स्ट्रोम्बोली आइलैंड रोज अपना रूप बदलता है। यहाँ के स्थानीय निवासी हर रोज एक नई नजारे के साथ जागते हैं। एक दिन यहाँ ढलानों पर लावा दिखाई देता है और अगले दिन वो गायब हो जाता है। इसकी गतिविधियों से ऐसा लगता है मानो ये आइलैंड समुद्र के ऊपर खुद को फैला रहा हो। स्ट्रोम्बोली में लगातार हो रहे विस्फोट यहाँ के निवासियों को परेशान जरूर कर सकते हैं, पर वैज्ञानिक फिर भी यहाँ आते हैं, ये जानते हुए कि यहाँ पर आना खतरनाक है। जियोलॉजिस्ट इस जगह पर यह स्टडी करने आते रहते हैं कि एक वोल्केनो आखिर क्या कर सकता है। जब वोल्केनो में विस्फोट होता है तो भारी मात्रा में लावा बाहर आता है। लावा धरती का विस्तार करने में एक अहम किरदार निभाता है, क्योंकि यही लावा आगे चलकर जमीन में बदलता है। मैग्मा, जो कि वोल्केनो के अंदर से निकलकर उसके सरफेस पर आकर लावा बनता है और फिर लावे से चट्टान में बदलता है, वही चट्टान आखिर में जाकर जमीन का रूप लेती है। स्ट्रोम्बोली का ये वोल्केनो पिछले 24 घंटे में इतना लावा बाहर फेंक चुका है जिससे 80 स्विमिंग पूल्स भर जाएं। दुनिया भर में ज्वालामुखी खुद के अंदर से तपते लावे को बाहर फेंककर रोज नई जमीन का निर्माण कर रहे हैं, और ऐसा करने में इन्हें लावे की अलग अलग तरह की सामग्री को इस्तेमाल में लाना होता है। लावा किस तरह का है, ये बात तय करती है कि उससे बनने वाली जमीन कैसी होगी। लावा मोटे तौर पर दो तरह का होता है। इसमें मौजूद मिनरल की मात्रा इसके रूप को बदल देती है। जिस लावे में मिनरल कम होता है उसे हम सिलिका कहते हैं। ये काफी पतला और कम चिपचिपा होने के कारण ज्वालामुखी के किनारों से काफी तेजी से नीचे बहते हुए नई जमीन को अस्तित्व देता है। हवाई आइलैंड में यही बहता हुआ लावा रोजाना समुद्र में गिरकर चट्टान में बदलता है, जिससे हर घंटे
6 स्क्वायर फीट धरती का निर्माण हो रहा है। यानी यहाँ एक दिन में एक आधे टेनिस कोर्ट की जितनी धरती हर रोज पैदा हो रही है। इसके अलावा लावे का एक और रूप भी है जो ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा है और मुश्किल से ही ज्वालामुखी के मुहाने से ज्यादा दूर जा पाता है। इसके अंदर सिलिका ज्यादा होने की वजह से ये भारी होने के कारण विस्फोट में ज्वालामुखी के किनारों पर मोटे छींटों की तरह बिखरता है और ठंडा होकर क्रेटर की ऊंचाई को बढ़ाता है। दुनिया में हजारों साल से लगातार जारी रहे विस्फोटों से ज्वालामुखी से निकलते इन लावे की छींटों ने ही इन्हें कोन जैसी शेप दी है। कभी कभी कुदरत कुछ ऐसा कर देती है जिस पर यकीन होना नामुमकिन सा हो जाता है। जी हाँ, पैसिफिक ओशन में टोंगा नाम के आइलैंड के पास एक ऐसा ही चमत्कार हुआ जब 2014 में अचानक से एक ज्वालामुखी द्वीप धरती से फूटकर एक ही दिन में बाहर आ गया। ऐसे ही 1 दर्जन से ज्यादा ज्वालामुखी इस समय धरती पर एक्टिव हैं, जो तेजी से विशाल समुद्र के सीने पर नई धरती का निर्माण कर रहे हैं। इस समय जब हम बड़े आराम से बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं, धरती खुद को एक बड़े स्तर पर बदल रही है, वो भी कुछ ही मिनटों के अंतर से। अगर बात करें 1 घंटे के अंतराल की, तो पिछले 1 घंटे में धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखी इतना लावा बाहर फेंक चुके हैं जिससे एक 200 मीटर ऊंचा आइलैंड बन सकता है, जिसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर लावा होगा। करोड़ों सालों से ये ज्वालामुखी इसी तरह से धरती को नया रूप देते आए हैं। आज जिस जमीन पर हम चल रहे हैं वो कभी बहता हुआ लावा रही होगी। ऐसा नहीं है कि केवल ज्वालामुखी नई धरती का निर्माण करते चले आ रहे हैं, बल्कि एक ताकत ऐसी भी है जो रोज बनती इस नई धरती को तेजी से खत्म भी करती है। धरती पर बहता हुआ पानी का विशाल ढेर जमीन और चट्टानों से टकराकर उसे अपने साथ बहा ले जाता है। अगर ज्वालामुखी द्वारा नई धरती का निर्माण न होता तो आज धरती की ऊपरी सतह पर केवल और केवल पानी ही होता। हमारी धरती एक पानी से भरा प्लेनेट होती जिस पर जमीन का कहीं नामो निशान नहीं होता। यानी ज्वालामुखी ही वो कारण है जो हमें पानी के ऊपर जमीन पर बनाए रखता है। लेकिन ज्वालामुखी के अंदर हो रही इस हलचल का जिम्मेदार कौन है? वो कौन सी छिपी हुई ताकत है जो हजारों टन वजनी कठोर चट्टान को पिघलाकर उसे हवा में सैकड़ों फीट ऊंचा उछाल देने की सामर्थ्य रखती है? हमारे पैरों के ठीक नीचे धरती की गहरी परतों में मौजूद इस ताकत का जन्म रेडियो एक्टिविटी से होता है। आइए इसे आसानी से समझते हैं। धरती के अंदर 2 ताकतें काम करती हैं। पहली जो इसकी कोर से आती है, ठीक इसके केंद्र से, जहां सूर्य की सतह जितनी भयंकर गर्मी है, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा धरती में इसकी कोर से ऊपर के बीच की परतों में एक और हीट पैदा होती है जिसका कारण है रेडियो एक्टिव डिके। इसी से पैदा हुई वो हीट धरती पर सारे ज्वालामुखियों का संचालन करती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए रेडियो एक्टिव डिके को समझते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम समय के साथ अपने एटम्स को खोने लगते हैं, या यूं कहें कि अपने बहुत छोटे, इतने छोटे कि हमें आंखों से दिखाई भी न दे, उन एटम्स के अंदर मौजूद अपने पार्टिकल को यूरेनियम जैसे पदार्थ समय के साथ खोने लगते हैं और इस प्रोसेस में हीट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही कोई बड़ा एटम टूटकर किसी छोटे एटम में बदलता है, एनर्जी का धमाका होता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे यूरेनियम के एलिमेंट्स पर जब ताकतवर वेव्स डाली जाती हैं तो ये यूरेनियम को रेडियो एक्टिव डिके की स्टेज में पहुंचा देती हैं और इसके कारण भीषण एनर्जी वेव्स निकलती हैं जिनसे हमें न्यूक्लियर पावर मिलती है। कुछ इसी तरह की प्रोसेस हमारे कदमों के नीचे धरती की गहराई में मौजूद परतों के बीच लगातार हो रही है और ये हर जगह है। इस मैप में जहां जहां धब्बे सबसे ज्यादा गहरे रंग के हैं
वहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जो गर्मी पैदा हो रही है वो धरती के अंदर चल रही रेडियो एक्टिव डिके की वजह से है। और इसी वजह से केवल पिछले 3 घंटों में ही धरती इतनी एनर्जी पैदा कर चुकी है जो 4000 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर होगी, यानी कि हर 3 सेकंड में एक हिरोशिमा बॉम्ब। धरती पर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा है जिसने इंसानी इतिहास को नए मोड़ दिए हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन पर शायद ही कोई ध्यान देता है, लेकिन उनका असर पूरे प्लेनेट पर हजारों सालों से होता आया है। एक ऐसी ही घटना धरती पर रोज घटती है जिसने पूरे प्लेनेट की कुछ खास जगहों पर महान सभ्यताओं को जन्म दिया, जो धरती के सबसे बड़े जंगल को पोषण देती है और जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। लेकिन यह घटना आखिर क्या है? आइए इसे जानने के लिए चलते हैं धरती के सबसे कठोर और मुश्किल हिस्से में, जिसे सहारा का रेगिस्तान कहते हैं। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी इलाके में फैला दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है और मोरक्को इसकी जद में आने वाला एक देश है। इसमें ऐसे कई हिस्से हैं जहां की जमीन इतनी ज्यादा सूखी हुई है कि नमी का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ की जमीन न सिर्फ खुद की जगह बदलती है, बल्कि हवा पर सवार होकर ये पूरे प्लेनेट का सफर भी करती है। जी हाँ, सख्त जमी के टुकड़े समुद्र की सीमाओं को लांघकर दूसरे किनारों पर बिखरते हैं और ऐसा कई हजारों सालों से होता आ रहा है। लेकिन आइए इससे पहले ही जानते हैं कि यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है जिसने पूरे प्लेनेट की अलग अलग जगहों पर उन्नत सभ्यताओं को पनपने में मदद की। विज्ञान के प्रमाण हमें ये बताते हैं कि आज जहाँ सहारा का रेगिस्तान है वो हिस्सा कभी हरियाली से भरा हुआ था। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि आज से करीबन 6000 साल पहले अफ्रीका का उत्तरी इलाका असल में ऐसा नहीं था। यहाँ भी कभी हरियाली हुआ करती थी और तो और इस हिस्से में पानी से भरी कई झीलें थीं। लेकिन कुछ वजहों से करीबन 4500 साल पहले यहाँ की हरियाली सूखनी शुरू हो गई और ये हिस्सा एक बेजान रेगिस्तान में बदल गया। ऐसी सुंदर हरी भरी जमीन और झीलों में जिंदगी कई रूप में यहाँ मौजूद थी, जो पानी के सूखने से इस खुश्क मिट्टी में दफन हो गई। लेकिन हजारों साल बाद आज भी उन जीवों के निशान इस मिट्टी में पोषण बनकर मिले हुए नजर आते हैं। यानी यहाँ की मिट्टी में वो पोषक तत्व मौजूद हैं जिनसे पेड़ पौधे और दूसरी प्रजातियां अपना भोजन बना सकती हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि जो मिट्टी सहारा के इन इलाकों में सख्त जमी के रूप में यहाँ मौजूद है, उसी के अंश धरती पर यहाँ से हजारों मील दूर भी पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है, आइए जानते हैं। बहामास में पानी के नीचे मौजूद ये गुफाएं धरती की उन जगहों में से हैं जिन पर इंसान का असर सबसे कम है। यानी इनके अंदर बाहरी दुनिया से एकदम अलग माहौल पाया जाता है। लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। धरती पर पानी के नीचे मौजूद इन गुफाओं को एलियन वर्ल्ड कह देना भी शायद गलत नहीं होगा। बाहरी दुनिया से अनजान इन गुफाओं में कुछ भी जाना पहचाना नहीं लगता, सिवाय एक चीज के। गुफाओं में अंदर चट्टानों पर बैठी ये लाल धूल जो समय के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, यहाँ के माहौल में एकदम अलग और अजनबी नजर आती है, क्योंकि इन गुफाओं में ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे ये लाल रंग की इतनी बारीक धूल पैदा हो सके। तो फिर ये धूल यहाँ पर आखिर आई कैसे? इसका जवाब हमें यहाँ से 4000 मील से भी ज्यादा दूर सहारा रेगिस्तान की उसी खुश्क जमीन पर मिलता है। जी हाँ, धूप में हजारों सालों से तप रही इसी मिट्टी की धूल उन गुफाओं में जाकर इकट्ठा हो रही है। आपको शायद हैरानी होगी और ये सवाल भी मन में उठ रहा होगा कि मुझे ये कैसे पता, कैसे मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये धूल उसी मिट्टी की है जिसका रिश्ता सहारा की बंजर जमीन से है।
जियोलॉजी में इस बात का जवाब है। एक टर्म है फिंगरप्रिंटिंग ऑफ द डस्ट, जिसमें दो अलग जगहों की मिट्टी में मौजूद वो रेयर एलिमेंट्स मैच किए जाते हैं, जिससे ये पता लग सके कि ये दोनों तरह की मिट्टी एक दूसरे से किस हद तक मेल खाती है। और ऐसे ही बहामास की उन गुफाओं में मिली धूल के कुछ खास तत्व सहारा की मिट्टी से मेल खाते हैं, जिनसे यह तय हो जाता है कि ये धूल सहारा की उसी मिट्टी से बनी हुई है जो हजारों सालों से खुले आसमान के नीचे तेज धूप में पक रही है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ कैसे? कैसे हजारों मील दूर ये मिट्टी बिना किसी जरिए के इतना लंबा सफर तय कर सकती है? तो इसका जवाब है हवा। हवा जो इस रेगिस्तान में रोज बहती है, इस जोर से आगे खिसक कर केवल कुछ मीटर का सफर तय करने में पूरा दिन लग जाता है। लेकिन यकीन कीजिए, ये रफ्तार धरती पर सहारा में सबसे ज्यादा है। तो क्या ये रेत उड़कर हजारों मील का सफर तय करती है? जी नहीं, रेत इस सफर के लिए बहुत भारी है, लेकिन ये खुद के साथ मिली हुई वजन में इससे कहीं हल्की और बारीक धूल को वेस्ट की तरफ धकेल देती है। रेत के कण जब सख्त जमीन पर हवा के साथ तेजी से टकराते हैं तो मिट्टी टूटकर बारीक धूल में बदलती है और उड़कर उस सफर का हिस्सा बन जाती है, जिसमें कुदरत धरती के कोने कोने में हवा के जरिए पोषण को बिखेरती है। जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कैसे लंबे समय तक धीरे धीरे टूटकर महीन धूल में बदलते हैं और हवा के जरिए उड़कर हजारों मील दूर चले आते हैं। ये प्रोसेस वाकई हैरान करती है। नासा की सैटेलाइट्स ये मेजर कर चुकी हैं कि हर रोज करीबन 5 लाख टन धूल सहारा की जमीन से उठकर वेस्ट की तरफ अपना सफर शुरू करती हैं, जिसमें से कुछ बहामास की उन गुफाओं में जाकर बैठती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेज़न में जाकर गिरता है और धरती के लंग्स कहे जाने वाले इस समूचे जंगल को पोषण देता है। यानी कि जितनी देर में आप अपनी नींद पूरी करके उठते हैं, उतनी देर में करीबन 1.5 लाख टन धूल हवा में मिलकर सहारा से एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है, जिसमें से करीब 30,000 टन धूल अमेज़न में बरस जाती है। और ये सब इतनी शांति से होता है कि इसका हमें पता तक नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये धूल सिर्फ इन्हीं जगहों पर गिरती है, बल्कि अगर हम पूरी दुनिया के मैप में देखें तो इससे हमें इंसानी सभ्यता के इतिहास का पता चलता है। हवा के जहाज पर सवार पोषक तत्वों से भरी ये धूल हजारों सालों से धरती की कई जगहों पर गिरती रही, जैसे कि अमेरिका के मैदानी इलाके, पूरे रूस, मध्य यूरोप, चीन और भारत। और इतिहास गवाह है कि इन्हीं जगहों पर सबसे महान सभ्यताएं पनपी, क्योंकि धूल ने वहां की मिट्टी की ऊपरी परत को इतना उपजाऊ बना दिया कि इंसान उसमें फसलें उगाकर अपना पेट भर सके, जबकि बाकी जगहों पर मौजूद सभ्यताएं खाने की कमी को लेकर वक्त में खत्म होती गईं। अगर हवा सूखी झीलों के पोषण को अपने साथ बहाकर सभ्यताओं को भोजन करा सकती है, तो सोचिए कि ठोस बर्फ क्या कर सकती है। बर्फ के ग्लेशियर जो कि कठोर चट्टानों पर चलते हुए कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा सांसें भरना और भी आसान हो जाता है। पर्वतों पर विशाल मात्रा में जमा बर्फ का ढेर जब अपने ही वजन के कारण पर्वतों की ढलानों से नीचे खिसकने लगता है, तो धीरे धीरे चलते हुए बर्फ के इस ढेर को हम ग्लेशियर कहते हैं। लेकिन ग्लेशियर का हमारे इस वीडियो से क्या लेना देना? आइए पहले ही जानते हैं कि खरबों टन वजनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ ग्लेशियर अपने नीचे मौजूद चट्टान के साथ क्या करता है। जब खरबों टन वजनी बर्फ का खंड कठोर चट्टान के सीने को रगड़ता हुआ आगे बढ़ता है, तो इस चट्टान को मानो खोदते हुए चलता है। चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर तलछट और पत्थरों के रूप में ग्लेशियर के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अगर आप सच में किसी ग्लेशियर के पास जाकर आवाजें सुनने की कोशिश करेंगे, तो चट्टानों और बर्फ के टूटने की आवाजें आपको सुनाई देंगी। ग्लेशियर जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें चट्टानों को छोटी मात्रा में तोड़कर अपने साथ बहा ले जाने की प्रोसेस हर वक्त जारी रहती है।
हर मिनट बर्फ के ये विशाल ढेर पर्वतों को तोड़कर उन्हें छोटे पत्थरों में बदलते हैं और छोटे पत्थर आखिरकार महीन धूल में बदल जाते हैं और तब चट्टानों के अंदर छिपे मिनरल्स बाहर आते हैं। जी हाँ, ग्लेशियर की ये सारी प्रोसेस मिनरल्स को धरती से खोदकर बाहर निकालती है। अगर साइज की बात की जाए तो इस वक्त भी 2 लाख से ज्यादा ग्लेशियर 24 घंटे अपना काम करते हुए धरती को लगातार खोद रहे हैं। अगर इन्हें मिला दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा बुलडोजर होगा जिसका साइज फ्रांस से भी ज्यादा बड़ा होगा और जो पिछले 7 घंटे में ही जमीन के अंदर से 25 लाख टन मिनरल्स बाहर निकाल चुका है। लेकिन हर रोज निकलते लाखों टन इन मिनरल्स का आखिर काम क्या है? सहारा की जमीन से उठी वो पोषण से भरी धूल और चट्टानों की गर्भ से निकले वो मिनरल, हवा और पानी, ये सब कुदरत का बनाया एक ऐसा घोल है जिसमें जिंदगी के फलने फूलने के सभी साधन मौजूद हैं। और इसी घोल पर पल रहा एक अनोखा जीव ऐसा है जिसकी वजह से हमारा सांसें भरना और भी आसान हो जाता है। ये फाइटोप्लैंक्टन जीव है। इसे आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये एक तो बेहद छोटा होता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता और दूसरा ये समुद्र में पाया जाता है। ऐसे अनगिनत जीव समुद्र और झीलों के पानी में पाए जाते हैं। हालांकि इनका साइज हमारे साइज से खरबों खरबों गुना छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये जिंदगी का बेहद छोटा रूप है जिनके अंदर भी जान बसती है। इन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं और जो प्लैंकटन पेड़ पौधे जैसी कुदरत के होते हैं उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। धरती पर जो हिस्सा पानी से भरा है उस सारे हिस्से में ये जीव फैले हुए हैं और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इन्हें गिन पाना नामुमकिन बात है। वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी तेजी से पनप रहे हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, कुदरत के उसी घोल और सूरज की रोशनी पर पलते हुए ये अनोखे जीव अमेज़न के जंगलों से भी ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यानी हमारे द्वारा ली गई सांसों का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं जीवों के कारण मुमकिन हो पाया है। हम इतनी आसानी से जो सांसें भर पा रहे हैं वो इन्हीं सूक्ष्म जीवों की देन है। इनके लगातार पैदा होने की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि पिछले 8 घंटों में 3 अरब से ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में जन्म ले चुके हैं। अगर इन्हें एक जगह मिला दिया जाए तो एक 1.5 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ खड़ा किया जा सकता है। सोचिए, हमें जिंदगी देने वाले ये बेहद छोटे जीव बिना किसी की तारीफे बटोरे न जाने कब से लगातार धरती पर अपना काम किए जा रहे हैं। और इन छोटे जीवों का महत्व यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि इन्हें खाकर समुद्र के दूसरे जीव अपना पेट भरते हैं। छोटी मछलियां, जेलीफिश और स्क्विड वगैरह इनसे अपना भोजन पाते हैं। वहीं बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाकर अपना पेट भरती हैं और फूड चेन का बैलेंस बना रहता है। आपने देखा कि कैसी धरती पर हो रहे छोटे छोटे बदलाव से हमारा जीवन प्रभावित होता है। लगता है जैसे लाखों करोड़ों सालों से धरती खुद पर हुई हर घटना की योजना बनाकर चली थी ताकि आने वाली सभ्यताएं इसकी कुदरत का आनंद उठा सके। धरती जो अपने अंदर तप रहे लावे से हर रोज नई जमीन को जन्म देती है, वहीं दूसरी ओर इसकी चट्टानों पर बहते हुए ग्लेशियर इसे तोड़कर इसमें मौजूद मिनरल को बाहर निकालते हैं और समुद्र में बहता हुआ विशाल पानी का भंडार इन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। और इन सब से कुदरत का वो घोल तैयार होता है जिसमें जीवन अपने मायने पाता है, जिससे जीव जंतु अपना पेट भरते हैं और जिसकी वजह से हम सांसें भर पाते हैं। ये कुदरत का वो घोल है जिसमें जीवन पनपने के सभी साधन मौजूद हैं। ये वो घोल है जिसे हमारी धरती ने मानो अपने खून, अपने शरीर और अपने करोड़ों सालों के सब्र से निचोड़ा है ताकि हम इसकी गोद में खेल सकें। धरती जो एक माँ की तरह
अपनी कुदरत का इस्तेमाल करते हुए पोषण को धूल में मिलाकर हवा के जरिए पूरे प्लेनेट पर बिखेर देती है, जिससे इसकी गोद में पल रही इसकी संतानों को परवरिश मिल सके।